सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। जो इंतजार करे हम किसी का आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। नमस्कार। आज भारत की अमृत महोत्सव की अमृत बैठक में मैं RJS अशोक कुमार ठाकुर, फाउंडर मुनि इंटरनेशनल स्कूल, आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का मेरा विषय भारत की NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इट्स नॉट NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इट्स ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बातें हैं। क्योंकि मैं शिक्षा का आदमी हूँ और मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि यदि ब्रह्मांड का स्वरूप ठीक करना है, यदि आपको स्वर्ग धरती पर लाना है, तो शिक्षा ही एकमात्र जरिया है। शिक्षा ही एकमात्र जरिया है जिससे आप इस दुनिया में स्वर्ग को धरती पर ला सकेंगे। दोस्तों, किसी भी देश में शिक्षा नीति उस देश का अपना कैरेक्टर, उस देश का अपना रुझान, उस देश की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। भारत विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु कोई साधनों का नहीं, विश्व गुरु कोई आर्मामेंट्स का नहीं, विश्व गुरु कोई सुविधाओं का नहीं, विश्व गुरु ज्ञान का रहा है। भारत का नाम ही इस तरह से है कि ज्ञान में रत रहने वाला देश। तो जिस देश की का इतिहास, जिस देश का वर्तमान, जिस देश का एनवायरनमेंट शिक्षा का हो, तो उसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी भारतीयता को लेकर हो। यही वर्तमान सरकार ने पहचाना और इसी को प्रमुखता से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डाला गया। क्योंकि मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, ये सब चीजें, ये स्किल हैं। अगर पाइथागोरस को अच्छा समझ लेना है तो वो राष्ट्रीय नीति कैसे होगा दोस्त? क्योंकि वो तो हर देश में पाइथागोरस को समझा जाएगा। न्यूटन का लॉ, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल और ये सब, ये कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है, ये स्किलिंग है। इसमें भारतीयता कैसे थी, ग्लोबल सिटीजन कैसे निकलेगा? क्योंकि हिंदुस्तान ने, मेरे देश भारत ने विश्व को हमेशा अपना परिवार माना, वसुदेव कुटुंबकम माना। होल वर्ल्ड इज नॉट ए विलेज, इट्स ए मेंबर ऑफ माई फैमिली। अब उस ग्लोबल सिटीजन के लिए, क्योंकि भारत की जो सनातन परंपराएं हैं, भारत ने इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखा। क्योंकि मानव की सीखने की जो प्रवृत्तियां हैं, तरीके हैं, कोई जो एप्टीट्यूड है, वो सनातन होता है। तो शिक्षा में भारतीयता इस पूरी NEP 2020 की मूल थी। अब सवाल आता है कि लोगों में ये बात आपने कह तो दी, बाउंड्री तो हो गई, अब ये आगे कैसे बढ़ेगी? दोस्तों, भारत ने जो शिक्षा नीति थी हमारी, अभी तक का इसका स्किलिंग से ज्यादा कोई संपर्क नहीं था। एक लेवल के बाद भारत ने कहा नहीं, क्योंकि मैं तो कई बार अक्सर लाइटर नोट पे बोलता था, क्योंकि मैं तो इस चीज को कर रहा था, कि विवेकानंद जी ने अक्सर बार बार बोला कि शिक्षा होने के बाद नौकर ना हो, मालिक हो।
तो इसको इस शिक्षा नीति ने बड़े आरंभ से और बहुत बेहतर तरीके से इसको अडॉप्ट किया। इसको एंटरप्रेन्योरशिप डाला गया। स्किलिंग एंटरप्रेन्योरशिप की स्किलिंग एक पहली जरूरत है। और उन्होंने कहा कि अगर स्किलिंग के लिए आप बीच में पढ़ाई छोड़ भी देते हो तो आपको दोबारा बेसिक से नहीं, जहाँ छोड़ी है वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। शिक्षा नीति का सबसे बड़ा फायदा ये रहा। फिर ग्रेजुएशन की बात रही। अक्सर पहले क्या होता था कि 3 साल पूरी करने के बाद ही आप ग्रेजुएट कहलाओगे। इस शिक्षा नीति ने एक बड़ा परिवर्तन किया कि फर्स्ट साल डिप्लोमा, फिर डिग्री, फिर ग्रेजुएशन, इस तरह अलग अलग चीज़ों को डाला गया। बहुत शानदार रहा। उसके बाद इस शिक्षा नीति ने क्या करा कि सबसे बड़ा जो चेंज जो संसार में जो जरूरत थी, पहले क्या होता था कि कॉमर्स का बच्चा सिर्फ कॉमर्स ही ले सकता है, उसके सारे सब्जेक्ट अकाउंट हैं, इनकम टैक्स है, इकोनॉमिक्स, इस तरह के। साइंस से उसका कोई लेना देना नहीं है, या फिर साइंस का जो बच्चा है उसका कॉमर्स और उसका आर्ट से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों सोच के देखो, क्या साइंटिस्ट को बच्चे नहीं पालने हैं? क्या साइंटिस्ट इस दुनिया में कलाकार नहीं हो सकता? क्या साइंटिस्ट, मतलब मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि लियोनार्डो दा विंची को आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए था, उसको सिर्फ साइंटिस्ट होना चाहिए था। मगर हर साइंटिस्ट के अंदर एक आर्टिस्ट जिंदा है। इस बात को समझते हुए NEP 2020 ने जो ये फ्रेमवर्क था कि कॉमर्स का मतलब सिर्फ कॉमर्स, आर्ट का मतलब सिर्फ आर्ट और साइंस का मतलब सिर्फ साइंस, इसको एक बहुत बड़े लेवल पर ब्रेक किया। और क्या कर दिया, आप साइंस भी ले सकते हैं, कॉमर्स भी ले सकते हैं, आर्ट भी ले सकते हैं। जानते हैं दोस्तों, इससे बड़ा सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि एक बच्चा संपूर्णता में जीना सीख जाता है। वो संपूर्णता में जीना सीख जाता है, वो साइंटिस्ट भी होता है तो कलाकार भी हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा रहा। उसके बाद इवैल्यूएशन पर काम किया गया। अब तक क्या होता था कि कोई एक पेपर आता था, उस पेपर में आपने कुछ सवालों के जवाब दे दिए, क्योंकि उन सवालों के जवाब आपके सिलेबस में लिखे हुए थे, आपने रट रखे थे, उस सिलेबस का जवाब दे दिया और बस आप क्वालिफाइड हो गए। नतीजा जानते क्या निकले? इसमें रटे रटाए पेन ड्राइव पैदा हो गए, इंसान तो पैदा ही नहीं हुआ। इस NEP 2020 में जो इवैल्यूएशन निकाला गया वो बॉडी के द्वारा, ग्रुप के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, नेबर्स के द्वारा, मतलब समाज में जिन जिन लोगों के साथ आपके जीवन का पल बीतने हैं वो सब लोग आपकी इवोल्यूशन में, आपकी भागीदारी में, आपके असेसमेंट में, आपके सहयोग में जोड़ दिए गए। एक सबसे बड़ा कमाल ये किया गया। उसके बाद मेरे देश में ECC का बहुत बड़ा रोल नहीं था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का बहुत रोल नहीं था, जबकि यही फाउंडेशनल ईयर थे, यही वो समय थे जब किसी भी बड़ी इमारत, किसी भी ग्रेट आदमी की फाउंडेशन स्टोन को स्टैब्लिश किया जाता है, फाउंडेशनल पीरियड को स्टैब्लिश किया जाता है, उसकी दिशा और दशा तय की जाती है। ये एक ऐसा समय था जिसको मेरा देश सदियों से भूलता रहा, परंतु इस NEP 2020 ने इस पर काफ़ी ताकत से काम किया। और जो पहले के साल जो केयरिंग के साल थे, जो मतलब जो डिजाइन के साल थे वो केयरिंग के सालों में नहीं रहे। मैं तो कई बार मजाक देखता हूँ, व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं कि जिस माँ ने गर्भ में जब बच्चा था तो जब इसने मोबाइल में समय और सोशल मीडिया पे समय पार किया तो उसका अभिमन्यु भी पैदा होते हुए मोबाइल ढूंढ रहा होता है। दोस्तों, ECC पर बहुत काम किया गया और मैं तो अपनी सरकार का बहुत ही ऋणी हूँ कि जिन्होंने इतने बड़े, इतने विभिन्न मॉड्यूल्स को एक ही डिजाइन में डाला। सच बताऊं, अब सिर्फ इसको साकार होने के लिए आंखें देख रही हैं। मैं अक्सर, क्योंकि मुनि स्कूल की स्थापना इन्हीं सिद्धांतों के साथ हुई थी, जहां ग्लोबल सिटीजन विद यूनिवर्सल ऑर्डर था। जब से ही NEP 2020 आई और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुंदर वर्डों में कहा कि यदि आपको लगता है कि कुछ रिफॉर्म की जरूरत है, कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है, तो उन्होंने 3 मूल मंत्र दिए, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। सच बताऊं, मुनि स्कूल इस NEP 2020 के कार्य को अपनी स्थापना के वर्ष से कर रहा था।
हमने ईसीसी पर बहुत बेहतरीन काम किया पूरे वर्ल्ड को करते हुए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया कि हर बच्चे को स्टडी किया जाए, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है। जिस तरह NEP 2020 ने कहा, हम इसको अगर NEP 2020 का आपने एजुकेशन देखना हो तो आप मुनि स्कूल की विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, कैसे पीयर लर्निंग, मॉडर्न गुरुकुलम और किस तरीके से वैल्यू एजुकेशन को, ह्यूमन वैल्यूज को यूनिवर्सली जो ह्यूमन वैल्यूज है उनका कैसे फैसिलिटेशन होता है। तो NEP के इस चीज़ों को और कैसे रोजगार उन्मुख करते हैं, क्योंकि मुनि स्कूल की अगर हम एलुमनी मीट को देखें तो 70 to 80% बच्चा अपने स्वयं के बिजनेस में है। स्वयं का मतलब पारिवारिक ज़्यादातर बिजनेस नहीं है, क्योंकि मेरे पास बजट स्कूल है, ये अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, परंतु ये बच्चे एक मालिक के रूप में पैदा करते हैं। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि पढ़ लिख करके, विवेकानंद जी के सेंटेंस को याद रखो कि अगर पढ़ लिख कर भी नौकरी मांगी तो इसका मतलब पढ़ाई लिखाई बेमानी थी। दोस्तों, आज हमने मालिक तैयार करने हैं, क्योंकि नौकरों की परंपरा नहीं, मालिकों की परंपरा होती है। और इस मेरे भारतवर्ष की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की इस अमृत बैठक में मैं RJS अशोक कुमार ठाकुर आप सबको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये यात्रा, ये बैठक जब तक ले सकारात्मक आंदोलन हर आदमी के जीवन का हिस्सा ना बन जाए, तब तक सदैव चलती रहे। और किसी कवि का कहना था कि चरैवेति और चरैवेति। धन्यवाद दोस्तों।